सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है कि आसाम में इंसर्जेंसी कैसे हुई है, क्या उसका सिनेरियो है और अभी सिचुएशन करंट सिनेरियो में क्या है। राइट यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई आसाम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट तो पहली बात एक रीजन था ही, और 1947 के बाद आसाम को तो एज सच रिकॉग्नाइज करा ही जाता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आसाम जब इंडिपेंडेंट हुआ तो सभी के सभी रीजन्स, सभी के सभी एथनिक ग्रुप्स आसाम एज अ रीजन के अंदर ही आ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब 1947 से 1971 तक की हम बात करते हैं तो इस बीच में जो आसाम का एग्जैक्टली इशू उभर के आ रहा है वो इशू है इनफ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। आपको ये बात भी पता है कि 1971 में क्या है कि बांग्लादेश जो वहां पर एक नया कंट्री बनकर आता है, ईस्ट पाकिस्तान से फ्री होता है, ये प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज़्यादा देखी गई कि 1971 तक आप समझिए 55, 65 एंड देन 71, ये जो पर्टिकुलर टाइम जोन है, इस पर्टिकुलर टाइम रेंज में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आते हैं या ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं। इसका कारण है कि भाई वहाँ पर खाने को नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एट्रॉसिटीज़ थी लोगों के ऊपर, एंड क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं इस वजह से आसाम की डेमोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब आसाम की जो इंसर्जेंसी शुरू होती है वो इसी टॉपिक पर है, क्योंकि ये डेमोग्राफी में जब चेंज होगा यहाँ पर बंगाली मुस्लिम्स आ जाएंगे और आसामीज लोगों को एक थ्रेट क्रिएट होगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। अब इन लोगों का इन्फ्लक्स इस तरह से हो रहा है, बॉर्डर पोरस है कि हम क्या करें इन्हें भगाने के लिए, एंड हैंसफोर्थ कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी इरप्ट होने लगते हैं धीरे धीरे आसाम में। राइट ऐसे में एक इंस्टीट्यूशन है जो एक स्टूडेंट यूनियन थी, बेसिकली इसे हम ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बोलते हैं। ये अपना मूवमेंट शुरू करती है 1970s में। राइट तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है, 1970s में आप सोचिए कि 1971 में आज़ादी मिल चुकी है बांग्लादेश को, लेकिन अभी भी वहाँ पर नई नई कंट्री बनी है। ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी बनी हुई हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है, भुखमरी है, काम नहीं है। तो धीरे धीरे आप देखिए कि 71 के बाद भी इन्फ्लक्स आसाम में बढ़ता चला जाता है, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वहाँ के लोगों को खतरा हो जाता है। तो एक स्टूडेंट यूनियन बनती है और ये नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट करती है कि भाई ये गलत हो रहा है, सरकार को इसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। और उसमें इश्यूज होते हैं कि भाई पहली बात तो अपना इनिशियली जो ये प्रोटेस्ट करते हैं सत्याग्रह के थ्रू, बॉयकॉट करके, काउंटर अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन सिचुएशन तो कंट्रोल में आती नहीं है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट अब एक ऑफशूट निकलती है, और ये जो ऑफशूट है इसे हम बोल रहे हैं उल्फा, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। और ये है पर्टिकुलर वो बॉडी जो बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर बॉडी के उल्फा के मुद्दे क्या हैं? तो उल्फा एज अ बॉडी ये बेसिकली चाहती क्या है? ये चाहती है इंडिपेंडेंस हो जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ आसाम, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये चाहती है कि भाई इंडिपेंडेंस के साथ साथ यहां पर आसाम में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आए। नेक्स्ट इसके प्रॉपर लिंक्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके लिंक्स NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऐसे ग्रुप्स के साथ लिंक्स हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बियॉन्ड द रीजन ऑफ आसाम फैल रही है। ये जाते हैं दूसरी कंट्री में, कैंप बनाते हैं, छुपते हैं, एसोसिएशंस हैं इनकी, वापस आते हैं, फिर अटैक करते हैं, फिर भाग जाते हैं। ऐसी चीज़ों में ये देखा गया कि भूटान ने इंडिया का बहुत साथ दिया। भूटान ने एक्चुअली में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल क्लियर, और ये ऑपरेशन ऑल क्लियर जो था ये 2003 और 2004 का है। जब हम बात करते हैं कि हमें नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या करना है, उनके साथ एक कहीं ना कहीं कंसेंसस में होकर के इन सभी प्रॉब्लम्स को, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, तो उसमें आप अपने आप में ये एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि रॉयल आर्मी ऑफ भूटान जो थी उसने अपना एक इस तरीके का ऑपरेशन चलाया, और उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के जो मेंबर्स थे, जो कैंप्स थे,
उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचा भूटान में। ऐसा इन्फॉर्मेशन थी कि इनके कैंप्स वगैरह हैं, तो ऐसा कहते हैं कि उल्फा को बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा था इसमें, और बहुत से हंड्रेड्स ऑफ देयर द टेररिस्ट द इंसर्जेंट्स दे वर किल्ड, राइट। सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का नेबरिंग कंट्री से कॉपरेशन का। द वर्ड इज कॉपरेशन हेयर। अब स्टोरी में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की, ये इस स्टोरी में ये 79 में ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑफशूट बनती है, वॉयलेंट एक्टिविटी करती है। तो यहाँ पर अब 1983 में आसाम में इलेक्शंस होते हैं। मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको शॉर्ट में। इलेक्शंस में ये देखा जाता है कि कुछ लीडर्स होते हैं जो इस मूवमेंट के होते हैं, उल्फा मूवमेंट के, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉयलेंट एक्टिविटी कर देते हैं। ये ऑपरेशन ऑल क्लियर तो आप समझ लीजिए जो 2003 और 2004 का है, लेकिन मैं उससे पहले की बता रहा हूँ, जहाँ पर ये बॉडी अपने आप में कैसे ग्रो करती है और उसके जो तरीके हैं जो चाहिए उसको, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये भी मैंने आपको बता दिए। तो इतना ज़्यादा जब वायलेंस इरप्ट हो जाता है तब जा करके गवर्नमेंट आती है यहाँ पर। इलेक्शन के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट एक कोशिश करती है कि क्यों ना एक आसाम अकॉर्ड साइन किया जाए। इस आसाम अकॉर्ड को 1985 में साइन किया जाता है। इसमें जो कमेटी के चेयर्ड पर्सन थे उनका नाम आप याद रखिए, बिप्लब कुमार शर्मा। और इस तरीके का ये अकॉर्ड साइन होता है स्टूडेंट यूनियन के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, आसाम की गवर्नमेंट के बीच में, कि आसामीज लोग जो हैं वो एक तो डिफाइन होंगे। सबसे पहला पॉइंट, उनको क्या करा जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, और इंस्टीट्यूट सेफगार्ड मिलेगा उनको, पर्टिकुलरली यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स के भी, इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर आसाम अकॉर्ड्स में बोला गया कि देखिए जो 1966 से लेकर के 71 तक के बीच में आए हैं, तीन तरीके से इसको कैटेगराइज किया। जो 1966 से पहले आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब 85 आ चुका है, 20 साल से आप लोग रह रहे हो तो आपको यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 20 साल से तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन आ गई होगी उनकी, राइट। जो लोग 1966 से 71 के बीच में आए, ये जो कैटेगरी है, इन लोगों को बोला कि देखिए 10 साल तक आप इंडिया में रहेंगे और इंडिया में रहने के बाद आपको सिटीजनशिप इंडिया में दे दी जाएगी, लेकिन 10 इयर्स तक आपको राइट्स नहीं है वोट करने के लिए। राइट टू वोट या राइट्स ऑफ वोटिंग ये इनसे छीन लिए गए। 10 साल तक आप वोट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई डेफिनेटली डेमोग्राफी चेंज हुई है, यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहेगा, इन लोगों को भड़काया भी जाएगा, दंगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। पर 1971 के बाद जो लोग आ रहे हैं ना, ये इलीगल माइग्रेंट्स है और इनको कंट्री से पहचान करके डिपोर्ट करना है। और ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स, इनको डिपोर्ट करने के लिए बोला गया कि एनआरसी कंडक्ट होगी आसाम में। अब आ गया ना ये टॉपिक आपका रीसेंट करंट अफेयर्स का। इवन इफ आप तैयारी अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप ये सुन रहे हैं न्यूज़ में पिछले 4 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में, इनफैक्ट पिछले एनआरसी के मुद्दे पर बहुत आवाज़ उठी है। इनफैक्ट आपने, अगर आपको याद हो तो 2020 के टाइम पर, 19 और 20 के टाइम पर, ये एनआरसी को CAA प्रोटेस्ट के साथ भी लिंक कर दिया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है और मैंने पूरी कहानी पीछे की बता दी है। तो आसाम अकॉर्ड से निकल के आई ये बात कि भाई यहाँ एनआरसी कंडक्ट होनी है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी कि सर एनआरसी होता क्या है, तो जल्दी से सुन लो। वैसे तो पॉलिटी में समझते हो आप ये। एनआरसी इज बेसिकली नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक रजिस्टर है, आप समझ लीजिए, एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में नाम है सभी सिटीजन्स का, राइट, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं। एक होता है एनपीआर, दिस इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी ये डिफरेंट है एक्चुअली में, क्योंकि आपका ये वाली जो लिस्ट है, एनपीआर की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी लोग 6 महीने से 6 मंथ्स पहले से इंडिया में रह रहे हैं उन सबका नाम होगा। बस ये सिर्फ नाम है, नेम्स ऑफ द पीपल, नेम ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। लेकिन वो सब लोग क्या इंडिया के सिटीजन्स हैं? नहीं, हो सकता है बाहर से आए हो, लेकिन उनका नाम है, इंडिया में रह रहे हैं, पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने पहले से आए हुए हैं। लेकिन एनआरसी जो है ये क्लियरली बताता है कि सिटीजन्स कौन से हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले कंडक्ट किया जाता है एनपीआर। यहां पर कुछ नाम आएंगे लोगों के,
अब इस लिस्ट को टैली करा जाएगा कि डॉक्यूमेंट दिखाओ और ये बताओ कि सिटीज़न कौन कौन है, और फिर टिक लगेगा कि भाई तुम लोग सिटीज़न हो, तुम लोग सिटीज़न हो, तुम सिटीज़न हो, अरे तुम तो सिटीज़न नहीं हो। बचे हुए लोग कौन हो गए? जो सिटीज़न नहीं है। बाकी लोग कौन हो गए? जो सिटीज़न है। तो स्टूडेंट्स एनआरसी अलग है, एनपीआर अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ बात हो रही है, जो मांग करी गई है वो है एनआरसी की। अब आसाम में एनआरसी क्या पहली बार हुआ था? नहीं, आसाम में एनआरसी 1951 में हो चुका था एक बार, लेकिन डेफिनेटली वो इतना प्रॉपर नहीं हुआ था। बट यस, हमारे पास एक टेंटेटिव लिस्ट तो थी। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, 1971 में जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि एक्सपल्शन, बहुत ज़्यादा लोग एंटर कर गए हमारी कंट्री में और डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई, तो गुस्सा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अब 1971 के बाद अगर आपने बोल दिया कि आप एनआरसी कराएंगे तो लोगों से क्या मांगे जाएंगे? लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ना। किस बेसिस पे आप बोलोगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन सिटीजन है या नहीं है? अब डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से आज हमारी कंट्री में सभी लोगों के भाई आधार बनाए गए, हमारी कंट्री में सभी लोगों के आधार बने हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आधार जैसा डॉक्यूमेंट तो नहीं था, राइट? तो बायोमेट्रिक भी आ गई है इसमें। क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स में ज़मीन के कागज होंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी होगी? भाई वो क्या है? एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज़ हैं। वो लोग क्या हैं? वो लोग एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज़ हैं। अब अगर वो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत से लोग जो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर काम कर रहे हैं, फील्ड्स में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, भाई वहाँ पर इस तरह से रह रहे हैं कि उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वो सिटीज़न नहीं है? तो मतलब 50 सालों से, 100 सालों से या 200 सालों से जिनकी जनरेशन एंसेस्टर्स रह रहे थे, वो इक्वल हो गए उनके जो बाहर से आए, क्योंकि जो बाहर से आया उस पर भी डॉक्यूमेंट नहीं और जो 100 साल से रह रहे हैं उन पर भी डॉक्यूमेंट नहीं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां पर ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि सिटीजन कौन है और कौन नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि एनआरसी वहां पर कंडक्ट नहीं हो पाती। अब सिचुएशन बढ़ती है आगे, तो मैं आपको सिचुएशन में अपडेट करता हूं अभी, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो मैं चाहता हूं एग्जाम में आप जो लिख करके आ सकते हैं कि क्लॉज 6 आसाम अकॉर्ड का क्या कहता है। ये स्टूडेंट्स एग्जाम में लिखा जा सकता है, डायरेक्टली कोट किया जा सकता है कि ये एनविसेज करता है कि एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब CLA, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहां पर देखिए वर्ड क्या है, प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, इनफैक्ट प्रमोट किया जाएगा। 3 P's: कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, मतलब CSL, कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ आसामीज पीपल। तो आप आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को आराम से कोट कर सकते हैं। कभी कल आपसे इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एनआरसी तो गलत है, नहीं होनी चाहिए, तो आपको बोलना है कि नहीं, एनआरसी जो है आसाम अकॉर्ड के कहने पर हो रही है, और आसाम अकॉर्ड में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि लोग जो आसामीज हैं उनको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट किया जाएगा, उनके कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब स्टूडेंट्स क्या होता है कि एनआरसी कंडक्ट नहीं होती, तो यहां पर पॉलिटिकल, एक तो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए ना। अब एनआरसी कंडक्ट कराए कौन? क्योंकि जो भी बोलेगा एनआरसी के बारे में, कुछ लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, कुछ लोग फेवर में हो जाएंगे। अपने आप में एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था ये। लेकिन 2012-13 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग पहुंच जाते हैं कि देखो अभी तक एनआरसी कंडक्ट नहीं हुई, डेमोग्राफी बहुत चेंज हो चुकी है, जो लोग 71 के बाद आए हैं उन्हें डिपोर्ट करना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये 2013 का है, ये प्रोसेस जो है एनआरसी का सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये कहा जाता है कि आसाम अकॉर्ड के हिसाब से जो एनआरसी होनी थी अब वो होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को एनआरसी कंडक्ट करानी ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक प्रिपेयर्ड बेसिस है जो आसाम अकॉर्ड के प्रोविजंस को फॉलो करेगा और जेन्युइन सिटीजन्स कौन है इंडिया के उसको पहचानेगा। 2013 में ये एनआरसी फिर जो है, जब क्योंकि डिसीजन हो गया है, तो 16 में इस तरीके की एनआरसी कंडक्ट होती है, राइट। स्टूडेंट्स 16-17 में इस तरीके से बोला जाता है लोगों को डॉक्यूमेंट्स आओ सबमिट करो, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट निकलते हैं तो फर्स्ट जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पता है क्या बताता है? वो कहता है कम से कम नहीं तो 40 लाख लोग, मतलब 4 मिलियन पीपल इस एनआरसी लिस्ट में आते ही नहीं। मतलब ये लोग क्या हैं? इससे क्या पता लगा? ये इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। और कहाँ रह रहे हैं? आसाम में रह रहे हैं। 40 लाख लोग, छोटा नंबर नहीं है ये, राइट।
अब इसमें एक मुद्दा उठ जाता है कि लोग आते हैं कहते हैं कि भाई पूरी फैमिली में 4 में से 2 बच्चों का नाम है, 2 का नहीं है, पेरेंट्स का है, बच्चों का नहीं है, दादा का है, उनके बच्चों का नहीं है, रिलेटिव किसी रिलेटिव का है, किसी रिलेटिव का नहीं है। ये तो मतलब गड़बड़ी है ना लिस्ट में। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, या तो पूरी फैमिली एनआरसी में आएगी या पूरी फैमिली नहीं आएगी। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दोबारा रीवेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बोला अपने डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करिए, ये जो डिस्क्रिपेंसी आए हैं इसको और हम दूर करेंगे, ये दोबारा से रिवाइज होगी। फाइनली मैं आपको बताता हूँ 2019 में इस तरीके की एनआरसी की फाइनल लिस्ट अपडेट हुई, जिसमें 19 लाख लोग अभी भी एनआरसी की लिस्ट में नहीं आते। स्टूडेंट्स 19 लाख कम नहीं होते। और आप ये देखिए यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो अभी भी आधार को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आधार तो सबके पास होगा। जब 50 साल से आप रह रहे हो, 72 73 में आ गए, 50 साल से आप रह रहे हो, तो आधार तो बन गया होगा आपका। लेकिन आधार को गवर्नमेंट ने माना नहीं। गवर्नमेंट ने कहा और डॉक्यूमेंट्स लाओ, अपने दादा के, परदादा के, भाई जमीन के जो कागज हो सकते हैं वो दिखाओ। जो भी इसमें रीजंस हो, जो भी तरीका हो, हमें उसके डिटेल में तो नहीं जाना, लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए कि अभी भी 19 लाख लोगों का फैसला नहीं हुआ है। दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और सिटीजन जब कंट्री के नहीं होते तो क्या नहीं होता, आपको राइट्स नहीं मिलते, आपको गवर्नमेंट स्कीम में कोई भी तरीके का वेलफेयर नहीं मिलता, आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं होती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं है आपके, राइट। तो ये पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि फॉरेनर्स को कौन से फंडामेंटल राइट्स मिल सकते हैं, कौन से नहीं मिल सकते, तो ये अलग पॉलिटी का टॉपिक हो गया आपका। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को यहाँ पर अच्छे से समझिए कि आसाम का ये जो मुद्दा है ना एनआरसी का, कोविड-19 आ गया, ये टॉपिक छुप गया, लेकिन ये कभी भी उठेगा। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में अगले 5, 6, 10 साल भी ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। और एनआरसी की लिस्ट में ये 19 लाख लोगों का क्या होना है, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। इसमें फिर अब एक बात आती है कि कल आपसे कोई पूछे कि भाई फिर इस एनआरसी के मुद्दे में करना क्या है ना, सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए। तो एक अगर हाइपोथेसिस ये निकल के आती है या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि भाई बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश में वापस भेजो, डिपोर्ट कर दो। तो अब आप इसका इम्पैक्ट फिर ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इसका इम्पैक्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पे होगा। जो इंटरनेशनल रिलेशंस बांग्लादेश के साथ हैं आपके, पहली बात तो वैसी लड़ाई चल रही है तीस्ता रिवर पर, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट चलो भी हुए भी हैं, लेकिन हम कन्फ्लिक्ट में रहते हैं पानी के मुद्दे को लेकर के। लेकिन बांग्लादेश के साथ क्या है कि इंडिया ने अगर डिपोर्ट करने की लोगों को बात करी तो बांग्लादेश के साथ उसके रिलेशंस क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो सकते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स ने इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट भी की थी कि नहीं, हम लोगों को डिपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके लिए सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और उसमें एक सॉल्यूशन था CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। और इसमें ये कोशिश थी कि इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं उनको तो सिटीजनशिप दे दी जाए, लेकिन बाकी जो दूसरे रिलीजन के हैं उनको ना दी जाए। इसीलिए ये सारा का सारा मुद्दा था। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ एंड बाद में अभी ये होल्ड पर है इनफैक्ट। तो ये भी अपने आप में एक इशू है जो आपका पॉलिटी का इशू है। लेकिन मैं आपको कितने क्लियरली बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, लेकिन उसका इशू पॉलिटी का है। तो आपके ये सारे सब्जेक्ट ना मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेशन में पढ़ा जा सकता है। हिस्ट्री भी उसके इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, लोगों की इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है और सोशल मुद्दे भी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्चुअली में एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट वो होता है जो सारे डायमेंशंस में सोच सके, क्योंकि जब आप कल ऑफिसर बन जाओगे तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप हर डायमेंशन में सोच सको। चलो ये बात समझ में आ गई। बाकी अभी गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है कि क्या हो सकता है इन लोगों के लिए, लेकिन डेफिनेटली दे डू नॉट हैव देयर राइट्स। तो ये अपडेट है। आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट रहेंगी मैं यही एडवाइस करूंगा स्टूडेंट से, क्योंकि आप पीछे का मुद्दा जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो जो इसमें यहां पर अपडेट होगी आप अपने नोट्स में भी अपडेट कर लेना। अब बात करते हैं उल्फा की। तो उल्फा का जो ऑब्जेक्टिव है मैंने बता ही दिया, स्वाधीन असोम। आसाम को एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है कि आसाम को अपने आप में एक सेपरेट ग्रुप करना है, सेपरेट आइडेंटिटी देनी है और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उससे अलग करना है। क्लियर। 2003-4 का मैंने ऑपरेशन और क्लियर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अब इसमें देखिए आसाम में चीजें अभी भी इतनी आसान नहीं है। आसाम में अभी और भी मुद्दे हैं और आसाम को ही तोड़ करके उल्टा इनफैक्ट अलग अलग तरीके की स्टेट बनाने की, उसके भी टुकड़े कर करके स्टेट बनाने की कोशिश है, जिसमें 4 पर्टिकुलर रीजन्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनना है। अभी इंडिया से अलग होने की बात नहीं हो रही, वो तो उल्फा की है।
लेकिन यहाँ पर अपनी खुद की स्टेट बनाने की है। लेकिन देखिए इसमें गलती एक्चुअली देखा जाए तो हिस्ट्री में पास्ट में भी है। रेड क्लिफ लाइन है जैसे, अब रेड क्लिफ लाइन जब खिंचती है यहाँ से, ये बांग्लादेश अलग बन जाता है, तो बहुत से सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स होते हैं जो फिर मतलब इधर आने चाहिए थे या उधर आने चाहिए, लेकिन वो क्या हो गए, वो टूट गए, वो डिवाइड हो गए। प्लस स्टेट भी जब हमने बनाई है, इतनी सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो गई, तो ये स्टेट्स बनाते हुए भी कुछ एथनिक ग्रुप्स का ये मानना है कि हम इधर नहीं इधर बिलोंग करते थे, हमें तो सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। तो ये क्या है कि ये मुद्दे हमेशा ही रहेंगे। मतलब आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए नॉर्थ ईस्ट के, ये कोई ना कोई एथनिक ग्रुप होगा जो बोलेगा हमें भी अलग जगह चाहिए। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं है कि हम सारे के सारे ग्रुप्स को जो है उनको अपनी स्टेट दे दें, फिर इतनी सारी स्टेट हो जाएंगी कि हम फिर संभालेंगे, जो सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो संभालेगी कैसे इतनी स्टेट्स, राइट। लेकिन आप जल्दी से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जब आपको कोट करना होगा कि आसाम के मुद्दों पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला तो एक तो बोडोलैंड का इशू है। ये देखिए ये ऊपर का आसाम का ये जो नॉर्थ का ऊपर का रीजन है, ये भूटान से लगा हुआ, इसे हम बोल रहे हैं बोडोलैंड। यहाँ पर बोडो स्पीकिंग पीपल है, इनका एक डिमांड है, एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली भी डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि हमें एक सेपरेट स्टेट मिल जाए। एक है कार्बी आंगलोंग का रीजन। कार्बी आंगलोंग आप ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर जो बीच का रीजन है आसाम के सेंटर में, ये पर्टिकुलर रीजन ये कार्बी आंगलोंग का है, और ये अपने आप में मानते हैं कि हमें भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए आसाम में से। उसके अलावा एक कामतापुर का रीजन है। कामतापुर का रीजन देखिए यहाँ पर है, तो इसमें क्या है कि कामतापुर में 6 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल के हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम के हैं। इसे मिलाकर के एक पूरा सेपरेट स्टेट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कामतापुर। और एक दीमाराजी, दीमाराजी जो आपका पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये यहाँ का रीजन है स्टूडेंट्स, और ये इस तरीके से आसाम से अलग होने की बात करता है, अलग से स्टेट की बात करता है। अब चारों टॉपिक को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैप के थ्रू आपने समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन हैं। जनरली आप टी शेप का इस तरीके से आसाम दिखा करके भी आप आराम से इन रीजन्स को मार्क कर सकते हैं। ये बोडो हो गया भाई, ये बीच का कामतापुर हो गया, नीचे का दीमाराजी हो गया, इधर का आप जो है वो बता सकते हैं पर्टिकुलर कामतापुर जो है, ये वाला कार्बी आंगलोंग है। कार्बी आंगलोंग ये वाला रीजन आपका जो हो गया दैट इज़ दीमाराजी, और ये रीजन जो आपका हो गया ये बोडो हो गया। तो आप आराम से शॉर्ट में एक मैप बना करके, रफ मैप ही सही बना करके भी रीजन्स दिखा सकते हैं एग्जाम में। अब एक एक इशू को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बोडोलैंड। बोडोलैंड ये देखिए ब्रह्मपुत्रा जो जा रही है ना, ये ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक में एक एथनिक ग्रुप रहता है जिसे हम कहते हैं बोडो पीपल। वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बोडो भाषा बोलते हैं। 5 से 6% जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो बोडो ग्रुप की है। तो लार्जेस्ट इनफैक्ट ट्राइबल कोई कम्युनिटी है तो वो बोडो ही ग्रुप है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो पर्टिकुलर एथनिसिटी है, आइडेंटिटी है, वो खतरे में है। क्यों लगता है इनको ऐसा? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बंगाली मुस्लिम्स जिन्हें ये क्या बोलते हैं कि भाई ये फॉरेनर्स हैं और ये आउटसाइडर्स हैं, और ये जो हैं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जैसे ही आते हैं तो ये यहाँ पर क्लैशेस शुरू हो जाती है दोनों के बीच में, बंगाली मुस्लिम्स एंड बोडो पीपल के बीच में। तो इनको ये लगता है कि ये जो बोडो पीपल है, इनको लगता है कि हम आउटनंबर्ड हो चुके हैं और धीरे धीरे मुस्लिम पॉपुलेशन इज राइजिंग वेरी हाई, एंड हेंस फोर्थ दे डिमांड अ सेपरेट ऑटोनॉमी, पर्टिकुलरली स्टेटहुड। सबसे पहली बात तो ये स्टेटहुड मिल जाए, लेकिन ये ऑटोनॉमी भी डिमांड करते हैं और ऑटोनॉमी इनको मिली भी है, मिल भी चुकी है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये रिसेंट में न्यूज़ में भी है, पास में भी इनको टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया प्रॉपर, और अभी ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा चुका है। सो दिस इज डन ऑलरेडी। तो एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हो गई 80s के बीच में, जहां एथनिक क्लिनजिंग के नाम पर नॉन बोडो और बोडो ग्रुप के बीच में ब्रह्मपुत्रा नॉर्दर्न बैंक में लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में जो ग्रुप का नाम आता है स्टूडेंट्स वो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और ये अपनी सोवेन बोडोलैंड बोडो पीपल की बनाने की बात करता है, और इसको बाद में जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1993 में एक बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बनती है और एक एकॉर्ड भी साइन होता है।
इस अकॉर्ड में ये बोला जाता है जो पर्टिकुलर बोडो ग्रुप के पीपल हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको बचाया जाएगा और डेफिनेटली एक काउंसिल है जो अपने लिए डिसीजन लेगी। लेकिन फिर भी लेटर हाफ में 1990s में यहाँ पर वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 2003 में फिर बनती है BTC, दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस काउंसिल में ये बोला जाता है कि ये काउंसिल अपने आप में ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी है that will fulfill the economic, educational, linguistic aspirations of people। आप आराम से इसको कोट कर सकते हैं कि ये अपने आप में काउंसिल क्या बोलती है कि ये एक ऐसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है जो लोगों के इकोनॉमिक, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी। इनफैक्ट ये भी बोलती है कि प्रिजर्व करेगी लैंड राइट्स को एंड सोशियो कल्चरल एथनिक आइडेंटिटी ऑफ पीपल। अब ये इतनी सारी बातें जब ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बोलती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया बात है भाई, ये इतना काउंसिल बन गई है, सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, 70% लोग इस BTC में नॉन बोडो हैं, नॉन बोडो हो जाते हैं। और फिर क्या होगा भाई, धीरे धीरे जहाँ जहाँ बोडो पीपल की पॉपुलेशन कम होगी उसे जो है ऑटोनोमस काउंसिल, जो पर्टिकुलर रीजन है, जो टेरिटोरियल एरिया है बोडो पीपल का, उससे बाहर निकाला जाएगा। अब भाई गुस्सा आ जाएगा बोडो पीपल को, उन्हें लगेगा कि ये तो डिमांड्स फुलफिल ही नहीं हो रही। कहने को तो आप हमें प्रिजर्व कर रहे हो, एस्पिरेशंस आप हम लोगों की जो है फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन वो हो कहाँ रहा है। ज़रूरत तो है कि हमारी जो पर्टिकुलर काउंसिल है वो हमारी हो। 70% लोग तो बाहर के हैं। ऐसे में रिसेंटली यही हुआ है कि इसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं। ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में, स्टेट PCS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मिलाकर के टोटल अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इसको बना दिया गया है 6th शेड्यूल में। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए, एक छोटी इन्फॉर्मेशन मैं और दे रहा हूँ कि बोडो जो लैंग्वेज है ना, ये आपकी 8th शेड्यूल में ये 22 लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से बोडो एक लैंग्वेज है। तो अपने आप में ये एक स्टेटमेंट आ सकता है और इस पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। याद रखिएगा, बोडो अपने आप में 22 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, हमारी कंट्री के 8th शेड्यूल में जो आती हैं 22 लैंग्वेजेस। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर है कि कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग का एक मैंने आपको बताया था सेंट्रल जो पर्टिकुलर आसाम है उसमें से रीजन कार्व आउट करने की बात है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात जो याद रखिए कि एक ना 2006 में इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है कौन सी बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नामों की लिस्ट बनाई थी। तो देखिए 640 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से 250 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन कार्बी आंगलोंग उसमें जो है यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट था ये मोस्ट बैकवर्ड था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात भी है और ये रीजन बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है इनफैक्ट, और ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। आप सोचिए आसाम का, तो आसाम के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। और इसीलिए क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऐसी है कि इनका भला इतना नहीं हुआ है, इन्हें अब अलग होने की ज़रूरत है। तो सरकार की तरफ एक गुस्सा भी है। कार्बी ट्राइब यहाँ पर रहती है और पूरी कोशिश है कि इस रीजन को अपने आप में कार्व आउट करके सेपरेट रीजन बनाया जाए, राइट। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉयलेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कार्बी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, तो KPLF, राइट। सो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये अपना सेल्फ रूल की डिमांड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका दीमाराजी। दीमाराजी जो है रीजन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। आसाम के कौन सा पर्टिकुलर रीजन है जिसको सेपरेट करने की बात है, स्टेटहुड की बात है, और दीमा लैंड बनाने का इनका फोकस है, इनका सपना है। और इसमें जो कुछ एरियाज़ हैं ये आसाम के साथ साथ नागालैंड के भी एरियाज़ हैं
जो ये चाहते हैं अपने कंट्रोल में करना। और दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल, यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ गिवन ऑटोनॉमी टू दिस पर्टिकुलर रीजन, और यहाँ पर इसको दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल बना दिया गया है। देखिए ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। ऐसे में जब लोगों को आज़ादी मिल जाती है, आई होप आपने 6 शेड्यूल में ये ऑटोनॉमस काउंसिल की पावर्स क्या होती हैं ये पढ़ ली हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है और लोगों को आज़ादी मिलती है कि वो पॉलिटिकल पावर महसूस कर सकें और इनफैक्ट कनेक्ट भी कर सकें अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल पावर में, और अपने लिए वो क्या कर सकें, फैसले भी ले सकें। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है, लोगों की पीपल्स विल यहाँ पर सुनी जाती है और उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि वो मतलब जो ये फीलिंग है ना एलिनिएशन की जो फीलिंग है, ये फीलिंग भी दूर करने का तरीका है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना। लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस नहीं बना सकते, वो भी एक अपने आप में इशू है। तो सरकार के लिए क्या होता है, बातचीत करना ही सॉल्यूशन होता है। और ऐसे में जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां वायलेंट एक्टिविटी बहुत हो जाती है और लोगों की डिमांड जब एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हो रही होती, तो दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो निकाला जा सकता है। लास्ट इज कामतापुर। कामतापुर में देखिए ये वेस्ट बंगाल का रीजन और मैंने बताई दिया आसाम का रीजन है। इसमें ये वेस्ट बंगाल आसाम के रीजन को मिलाकर के कामतापुर बनाने की बात है। और इसमें कूच बिहार रीजन भी आता है। ये कूच बिहार जो रीजन है ये आपका वेस्ट बंगाल में है करंटली, लेकिन ये इसको भी सेंटर में लाने की बात कर रहे हैं अपने कामतापुर में। और डिमांड है कि कामतापुर नाम से एक प्रॉपर अपना बन जाए सेपरेट स्टेटहुड। और ये ओवरलैप कर रहे हैं एक्चुअली एरियाज़ को जो गोरखा लैंड के भी हैं। तो ये गोरखा लैंड भी अपने आप को चाहता है कि एक स्टेटहुड बने, कामतापुर रीजन भी चाहता है अपने आप को स्टेटहुड बनना, इनके रीजन्स भी ओवरलैपिंग है। सो ये 4 नाम है। मुझे लगता है ये 4 नाम आप अच्छे से एग्जाम में लिख कर आए। आसाम का स्पेसिफिक इशू आए तो मैप बना कर आए, तो आपका अपना टॉपिक अपने आप में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये इसलिए आसाम को मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है क्योंकि एनआरसी का जो मुद्दा है ना, ये आसाम से रिलेशन में है और इंसर्जेंसी के टॉपिक में ये इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाता है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में किस तरीके की इंसर्जेंसी है और मणिपुर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो नागालैंड की और अपना आसाम की थी। बाकी ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन मणिपुर में जो मुद्दे हैं वो भी डिस्कस करते हैं। मणिपुर में क्या है कि मणिपुर पहली बात तो स्टेट बन जाती है 1972 में। मणिपुर में एक कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं माइती कम्युनिटी, माइती ट्राइब। ये माइती ट्राइब के जो लोग हैं ये मेजॉरिटी में हिंदू हैं एक्चुअली, कुछ क्रिश्चियन भी हैं और कुछ जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट भी है। ये माइती ट्राइब के जो लोग हैं स्टूडेंट्स, ये आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि मेजॉरिटी में तो हिंदू हैं, लेकिन कुछ माइती ट्राइब के लोग जो हैं क्रिश्चियन भी हैं और कुछ मुस्लिम्स भी हैं। तो मणिपुर जो एक सेंटर एरिया है ना, यहाँ पर इस सेंटर एरिया में यहाँ पर माइती ट्राइब्स रहती हैं। और ऊपर की तरफ आप इसको मैप को देखिए, ये मणिपुर का मैप है, राइट। ये जो पिंक से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मणिपुर का मैप है। अब मणिपुर के इस मैप में जो ये ऊपर का रीजन है, ये जो पर्टिकुलर ऊपर का रीजन है, ये तो ग्रेटर नागालैंड के अंडर आ रहा है और इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट में है। तो क्या है कि मणिपुर के इस रीजन में सेंटर में जो रहती हैं वो तो है माइती ट्राइब्स और जो ऊपर रहती हैं वो है नागा हिल्स के नागा ट्राइब्स। अब इनके बीच में ऑब्वियसली क्लैश होगा, फर्स्ट पॉइंट, सिंपल पॉइंट। इसके अलावा यहां पर नीचे की तरफ एक और ग्रुप रहता है जिसे हम कहते हैं कुकी ट्राइब। तो बीच में क्या है, माइती ट्राइब, ऊपर क्या है, नागा हिल्स के नागा ट्राइब, और नीचे क्या है, कुकी ट्राइब्स। और कुकी ट्राइब्स ये मानते हैं कि उन्हें अपनी लैंड चाहिए, कुकी लैंड। नागालैंड के जो ऊपर के ट्राइबल पीपल हैं वो कहते हैं ग्रेटर नागालैंड में मणिपुर का हिस्सा आता है। अब ये चल रही है बीच में ट्राइब्स के बीच की लड़ाई, राइट। तो आपको समझ में आया मुद्दा एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर ये कुकी ट्राइब है, ये माइती ट्राइब है, मैंने फोटोग्राफ्स के साथ आपको दिखाया है। 1964 में इस तरीके की इंसर्जेंसी बढ़ती है मणिपुर में, क्लियर स्टूडेंट्स। और 1970s तक आते आते यहाँ पर क्या है, 1963 में एक तो नागालैंड को आपने स्टेट बना दिया, तो डेफिनेटली 1964 में उसके रेपरकशंस मणिपुर में दिखने ही थे। तो मणिपुर जो है यहाँ पर वॉयलेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। और इसमें जो ग्रुप का नाम आता है वो है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये देखिए 1964 में बनी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि रीजंस क्या है कि इंसर्जेंसी यहाँ पर मणिपुर में हो रही है, क्या रीजंस हैं। देखिए पहला कारण, ये आपके 3 कारण है बेसिकली।
पहला कारण है कि भाई उनको जो है ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फोर्स्ड मर्जर किया गया है, मणिपुर को फोर्सफुली मर्ज किया गया है इंडिया के अंदर। ऐसे एलिगेशंस यहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप्स के आते हैं, ट्राइब्स के आते हैं कि वो इंडिया के पार्ट थे ही नहीं, लेकिन इंडिया में तो ज़बरदस्ती उनको लाया गया है। दूसरा है कि भाई उनको स्टेटहुड देने में इतना डिले क्यों हुआ, लेकिन अब तो स्टेटहुड मिल चुका है, तो ये पॉइंट आज तो वैलिड नहीं है। लेकिन इंसर्जेंसी होने के इशू यही थे कि 1964 में ग्रुप ही बनाया ये कि हमें भी स्टेटहुड चाहिए, नागालैंड को दे दिया। और तीसरी बात ये है कि जो ये नागा ग्रुप्स का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है ना मणिपुर में, ये वायलेंस का हमें दिखता है, क्योंकि वहाँ से वो ग्रेटर नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड में बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, कौन से ग्रुप्स थे मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है कि हमें मणिपुर में दिखता है। तो ये बेसिक 3 रीजन है, जिसमें दूसरा रीजन जो है वो आज के समय तो वैलिड नहीं है, स्टेट ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड रीजन, उसमें भी थर्ड रीजन जो है, ये थर्ड रीजन जो है ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनकी अपनी आर्मी भी है स्टूडेंट्स। इसमें जो UNLF है इसकी अपनी आर्मी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो UNLF है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, इसकी प्रॉपर पूरी अपनी आर्मी है। और इनफैक्ट ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, या फिर ये देखिए ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ पीपल लिबरेशन आर्मी की, और ये दूसरी जो है पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ खांगलेपक जो है, और कुकी नेशनल आर्मी, ये जो है पर्टिकुलर ये फोटोग्राफ इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे बहुत सारे आर्मीज़ हैं और ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं बहुत सारी इस तरीके की। लेकिन आज के समय में जो इंसर्जेंसी थी, जिस बातों से थी, जिन प्रॉब्लम्स की थी, वो ख़त्म हो चुकी है। आज चीज़ें कहीं और जा रही हैं। ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं? एक तो ट्राइब्स की आपस की लड़ाई में, दूसरा अब ये लोग यहाँ पर सिर्फ देश से अलग होने की बात करना, ऐसी बातें ना हो करके ये ग्रुप्स अब कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो रहा है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये मणिपुर का जो इशू है, ये ट्राइबल आपस में एथनिक क्लैशेस ज़्यादा हैं। ये इंसर्जेंसी इंडिया से ज़्यादा नाराज़गी वाला नहीं है, जो एक टाइम पे हुआ करता था। क्लियर? चलो, अब जो दूसरा मुद्दा है जो मणिपुर के लोगों को बहुत गुस्से में लाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो पर्टिकुलर रीजन है आफ्सपा। अब मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया 1980 में। अब आपको ये पता है कि आफ्सपा क्या है? आफ्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, और ये एक्ट जो 1958 का है, ये हर उस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा सकता है जो डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट है। अब जैसे ही वायलेंट एक्टिविटी होंगी, उस एरिया को आफ्सपा लगा दिया जाएगा, और आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है इस एक्ट में। मैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब लोगों का जो गुस्सा है वो आर्मी के अगेंस्ट ज़्यादा है। ये इंसर्जेंट्स ग्रुप का गुस्सा भी आर्मी के अगेंस्ट है, और इसमें जो है सिविक अपराइजिंग, आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मिलते हैं जहां लोग सड़कों पे आ जाते हैं आर्मी के खिलाफ, जिसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं। एक तो इनफेमस मदर्स न्यूड प्रोटेस्ट है, जो आर्मी के खिलाफ था, जहां पर आर्मी के ऊपर एलिगेशंस लगती हैं कि वो एट्रोसिटीज़ करते हैं। आप इसको ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होते हैं, राइट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। और दूसरा एरोम शर्मिला, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इन्होंने 16 इयर्स की हंगर स्ट्राइक करी है कि आफ्सपा को रिमूव किया जाए। ऐसा बोला जाता है कि उनके ब्रदर थे, उनके साथ गलत होता है कुछ, उनको मार दिया जाता है, एंड देन फाइनली शी केम टू हंगर स्ट्राइक, और ये आफ्सपा के अगेंस्ट है। तो मणिपुर के लोगों का जो गुस्सा है वो आफ्सपा पर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कि वो हिस्ट्री में जाए, राइट। अब आफ्सपा क्या है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं जल्दी से। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 का, ये देखिए एक जम्मू एंड कश्मीर का आफ्सपा है। आप में से कोई भी स्टूडेंट अब कंफ्यूज नहीं होगा, ये जो जम्मू कश्मीर का आफ्सपा है ये 1980 का एक्ट है, और ये डिफरेंट एक्ट है, जबकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 1958 का एक्ट है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आफ्सपा जो ये पर्टिकुलर एक्ट है जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये 1958 में ही आया, ऐसा नहीं है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने वाया ऑर्डिनेंस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था 1942 के हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो 4 ऐसे ऑर्डिनेंस आए थे, उसमें से एक आपका आफ्सपा था,
और आसाम को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके इस तरीके का ऑर्डिनेंस ला करके यहाँ पर लोगों को, जो पर्टिकुलर पार्टीशन हो रहा था उस समय, जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे उसको लेकर के यहाँ पर गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने जो है इस आफ्स्पा को स्टार्ट किया था। लेकिन अभी ये एक्ट नहीं है, अब ये सिर्फ ऑर्डिनेंस के तहत आया है। हमने इसको 1958 में एक्ट बनाया है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया नहीं बनाया भाई, इंडिया की पार्लियामेंट नहीं बनाया है। अब क्या न्यूज़ आती है, न्यूज़ कुछ इस तरीके की आती है कि भाई रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे ये न्यूज़ है, अभी अप्रैल की न्यूज़ है ये आपकी, न्यूज़ कुछ इस तरीके की आती है कि भाई पार्शियली विड्रॉ कर लिया गया है आफ्स्पा को और 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। इनफैक्ट अक्टूबर में एक न्यूज़ आती है जहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है 4 स्टेट्स में। अब क्योंकि ऐसी न्यूज़ आती रहती है ना स्टूडेंट्स, तो हमें जो है अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। जैसे कि ये अप्रैल की न्यूज़ है और यहाँ पे बोला कि आसाम में जो है 23 डिस्ट्रिक्ट्स को बिल्कुल पूरी तरह से आफ्स्पा यहाँ पर लिफ्टेड फुली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शियली फ्रॉम 1 डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से लिफ्ट कर लिया गया है। नागालैंड में भी विड्रॉल हुआ है या मणिपुर में भी हुआ है। तो ऐसी न्यूज़ आती रहती है, इसलिए आप इस टॉपिक को समझिए, इस टॉपिक को जानिए। एक तो इसका इंट्रोडक्शन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, दूसरा भाई कि ये पावर्स होती क्या है आर्मी के पास। इसमें सबसे पहली पावर होती है कि वो किसी को भी शूट कर सकते हैं। उन्हें बस एक वार्निंग देनी है और वार्निंग देने पर, फर्स्ट वार्निंग पर अगर आदमी नहीं सुनता तो एक पावर मिलती है कि वो ओपन फायर कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाए। ये एक ऐसा पावर है जो बहुत ही इनह्यूमन लगता है सुनने में, देखने में, लेकिन इंसर्जेंसी का इशू, जब वायलेंस इशू इतना बढ़ जाएगा तो आर्मी को भी पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अपनी डिफेंस भी करना है। यहाँ पर ऐसे में आर्मी डिप्लॉय कर देना और उन्हें पावर नहीं देना, ये भी मीनिंगलेस है। तो दोनों ही इसमें डिबेटेबल टॉपिक है, फॉर अगेंस्ट दोनों तरफ आप बातें बोल सकते हैं। बाकी अरेस्ट आप किसी भी इंडिविजुअल को कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो ये आपका आर्टिकल, जो आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी ब्रीच हो रहा है। आर्टिकल आप जल्दी से सोच के बताइए, पॉलिटी का टॉपिक है, कौन सा आर्टिकल आता है यहाँ पर। और रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए बस कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है। प्लस विदाउट वारंट आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर घर में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में, लोगों को जाकर के सीधे अंदर जाकर के आप चेकिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जो पावर्स हैं आर्मी की, ऐसा बोला जाता है कि इन पावर्स की वजह से बहुत से इनोसेंट लोग होते हैं जो आर्मी के इस तरीके की एट्रॉसिटी का फिर शिकार हो जाते हैं और फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, आफ्स्पा लाया क्यों गया? तो आपको पता भाई, नागा इंसर्जेंसी का इशू तो चल ही रहा था, प्लस ये जो पर्टिकुलर पीस है हमारी कंट्री की, ये मेंटेन रखनी ज़रूरी है और इंडिया को यूनाइटेड रखना ज़रूरी है, नहीं तो भाई टुकड़े होने लगेंगे, इंडिया से अलग होने लगेंगे रीजन्स, और सेसेशनिस्ट और नेशनल मूवमेंट जो चलने लगे उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये रीजन्स हैं वाई। लेकिन आज इतने समय के बाद ये जस्टिफाई नहीं होता कि नागा इंसर्जेंसी की वजह से आज भी आफ्स्पा लगा रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये बोला कि किसी भी ऑफिसर को, आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी ऑफिसर को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर हिज एक्ट्स। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है कि अगर आपने ये जो पावर्स दी हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, और ऐसे में किसी इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है, तो जो जिस ऑफिसर ने गोली चलाई है उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है, ऐसा ये एक्ट कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्म्ड फोर्सेस जो पर्टिकुलर पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, पर्सनल आर्मी पर्सनल होगा, और वो इस तरीके का काम कोई करे तो उसमें ब्लैंकेट इम्यूनिटी है। ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, इंक्वायरी ज़रूर होगी, और इंक्वायरी में अगर मेलिफाइड इंटेंशंस होते हैं गोली चलाने के तो वहाँ पर सज़ा मिलेगी, राइट। एक तो ये बात बोली। दूसरा, गवर्नमेंट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें इनफाइनाइटली आफ्स्पा को लगे रहने देना है किसी रीजन में, मतलब देखो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हुआ तो आपने उसको क्या काम कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करती है तो वो आफ्स्पा लग जाता है। तो आफ्स्पा लगना ठीक है, चलो लग गया, डिस्टर्ब्ड एरिया, वायलेंस हुआ, आफ्स्पा लग गया, लेकिन अनलिमिटेड, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। और अगर किसी रीजन में अगर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट समय तक आफ्स्पा लगा रहता है तो ये गवर्नमेंट और आर्मी की, मतलब ये फेलियर बताता है।
तो ये दो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं जिसे आप क्लियरली कोट कर सकते हैं। ये फेलियर बताता है गवर्नमेंट का, ये फेलियर बताता है यहाँ पर जो आर्मी है उसका, कि अगर इनफाइनाइट तुम्हें आफ्सपा लगाना पड़ रहा है तो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड नीड टू विड्रॉ, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से फेक एनकाउंटर होते हैं। अपने आप में इसे ड्रैकोनियन एक्ट माना जाता है, क्योंकि इसके तहत क्या होता है, आर्मी के बहुत सारे ऐसे जो एक्शंस होते हैं जिन्हें जस्टिफाइड कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज आफ्सपा लगा है, जो कि सही नहीं है। ह्यूमन राइट वायलेशंस, फीमेल्स के साथ, बच्चों के साथ, इनोसेंट्स के साथ। एंड फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ एलिनिएशन आती है लोगों के अंदर कि हम अलग होना चाहते हैं, हमें अलग कर दीजिए, इंडिया जो है हमारे पर एट्रॉसिटीज़ कर रही है। तो ये आपके जो भी मैंने आपको पहले बातें बताई वो फॉर के लिए, ये बातें बता रहा हूँ अगेंस्ट के लिए। क्वेश्चन कैसे भी आए, अपने टॉपिक को जो नॉलेज है उसे उस डायरेक्शन में लिख देना। ये लिखने का तरीका है आपका। इसमें हेल्प करेगा आपको एक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है जस्टिस जीवन रेड्डी की। ये रिपोर्ट 2004 की क्लियरली कहती है कि रिकमेंड करती है कि रिपील कर देना चाहिए आफ्सपा को, और ये हाईली अनडिजायरेबल है कि हम जो है किसी रीजन में आफ्सपा लगाएं और उसे सिंबल ऑफ ऑपरेशन माना गया है। क्लियर? ये सेम बातें सेकेंड एआरसी रिपोर्ट भी कहती है कि आफ्सपा को हमें जो है अनरीजनेबल तरीके से अनलिमिटेड टाइम के लिए इम्पोज नहीं करना चाहिए। और 2016 का वर्डिक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि आफ्सपा के तहत किसी भी पर्टिकुलर आर्मी पर्सनल को इम्यूनिटी नहीं है। और दो बातें जो मैंने आपको पीछे बताई हैं दोनों कोट करी जा सकती है। तो इस तरीके से आपका पूरा एक आंसर तैयार हो जाता है आफ्सपा टॉपिक के ऊपर। अब फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए मेंस में, पर्टिकुलरली ऐसे टॉपिक जनरली मेंस में आते हैं, तो मेंस में इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा तो आप उसके लिए अब तैयार हैं। क्लियर? मणिपुर में एक चीज़ और देखी गई है, हम मणिपुर टॉपिक को पूरा पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ रहे हैं। मणिपुर में ये देखा गया है कि एक नेक्सस है जो माओइस्ट लोगों के बीच में और मणिपुर इंसर्जेंट्स के बीच में भी है। अब माओइस्ट, माओवादी मैंने आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में पढ़ाया हुआ है, और ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग एक नेशनल हाईवे 37 है उसे ब्लॉक कर देते हैं। अब नेशनल हाईवे 37 में आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। ये पर्टिकुलर जो नेशनल हाईवे 37 है, ये आपका, ये जो मैंने पूरा दिखाया हुआ है रेड कलर से, ये मणिपुर को जोड़ता है, और इधर जो है आपका आसाम है। यहाँ पर किस तरह से ये पूरा का पूरा हाईवे जोड़ता है मणिपुर के इम्फाल को। और अगर आपको इसमें बीच में ब्लॉक कर दिया आपने, तो जो चीज़ें आनी है, जो ट्रांसपोर्ट होनी है चीज़ें, वो रुक जाती हैं। तो एक हिंड्रेंस की तरह होता है ये, और बहुत से ऐसे इंसर्जेंट्स होते हैं जो सीधे इसे अटैक कर देते हैं। तो ऐसी न्यूज़ आती है कभी कभी कि नेशनल हाईवे 37 जो है वो पुलिस ने जो है 2 नागा यूथ को पकड़ लिया था, तो लोकल लोगों ने उसे ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी न्यूज़ आती है, तो बी अवेयर। ऐसे टॉपिक्स हैं, ये न्यूज़ में आते हैं, तो आपका जो टॉपिक बनता है उसके पीछे का वो इंसर्जेंसी का बनता है, और उसका बैकग्राउंड पूरा हमने आपको पढ़ा दिया है। बाकी टॉपिक सब छोटे छोटे हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है उनको। जैसे त्रिपुरा की इंसर्जेंसी है, तो त्रिपुरा में क्या है कि ये आप समझ लीजिए मोस्ट सक्सेसफुल है। मोस्ट सक्सेसफुल अगर स्टोरी किसी की है ना इंसर्जेंसी की, वो कर्ब करने की, तो वो त्रिपुरा की है। त्रिपुरा एंड मिजोरम, मैं दोनों का ही नाम लूंगा, राइट। और आफ्सपा के रिस्पेक्ट में भी अगर मैं बताऊं तो त्रिपुरा और मेघालय, ये दो ऐसी स्टेट हैं जिनमें आफ्सपा लगा था और कंप्लीटली हट भी चुका है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि 1990s में इस तरीके की टेररिस्ट सर्ज यहाँ पर होता है। 2003 में बहुत सारी वॉयलेंट एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, और उसके बाद से ये है कि ये डिक्लाइन ट्रेंड पर ही है, मतलब 2003 से डिक्लाइन ही हो रहे हैं ये पर्टिकुलर जो केसेस है वॉयलेंस के। और इसका जो पीछे का रीज़न है वो यही है कि जो इन्फ्लक्स है रिफ्यूजीज़ का बांग्लादेश से। अब त्रिपुरा की लोकेशन आप समझिए, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से, तीनों साइड से 1 2 3, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से 1 2 3, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश की तरफ से इन्फ्लक्स होगा तो यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन होगा, तो उसकी वजह से कि डेमोग्राफी में चेंजेस होंगे, और फिर यहाँ पर दो ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति 1971 में बनता है, जैसे कि त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स बनते हैं 1981 में, ये देखिए नेशनल वॉलंटियर्स है। और फिर ये नेशनल लिबरेशन जो फ्रंट बनती है त्रिपुरा की 1989 में। इस तरीके की यहाँ पर ना एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर वॉयलेंस वगैरह होता है, लेकिन इसमें एक नाम आता है पर्टिकुलरली सीएम मानिक सरकार का। और कहते हैं कि ये जो मानिक सरकार सीएम थे, इनकी जो पॉलिटिकल विल था उसकी वजह से त्रिपुरा सक्सेसफुल हुआ है इंसर्जेंसी को कर्ब करने में। इनफैक्ट इनकी लीडरशिप की बहुत तारीफ होती है। इसमें यह माना जाता है कि इन्होंने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करी, लोगों को समझाया,
इनफैक्ट सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए बहुत सारे, जिस वजह से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई और इंसर्जेंसी को फिर कर्ब किया गया, खत्म किया गया। सो जस्ट अ वेरी सक्सेसफुल एग्जांपल। और त्रिपुरा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऐसे स्टेट है जिसने इंसर्जेंसी को कर्ब किया है। तो आप अपने ना कंक्लूजन में लिखिए कि जैसे त्रिपुरा में, मिजोरम का भी एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया गया है प्रॉपर डायलॉग के साथ, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके। ऐसे ही हमें बाकी जगह भी इंसर्जेंसी को कर्ब करना है। तो इनको एज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लिख करके आइए एग्जाम में स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया आपका बनता है पॉइंट। मेघालय की इंसर्जेंसी की बात करें तो मेघालय आप कहिए कि लीस्ट जो अफेक्टेड है इंसर्जेंसी से। मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी? त्रिपुरा है, लेकिन लीस्ट अफेक्टेड अभी जो इंसर्जेंसी का इशू जहां कम है वो है मेघालय। मेघालय को आपको पता है फुल फ्लेज स्टेट 1972 में बन जाती है वो, और मेघालय परहैप्स, ये मैंने बता दिया, लीस्ट अफेक्टेड बाय इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय में एक्चुअली में इंसर्जेंसी का इशू कम है, और यहाँ पर जो इशू है वो है यहाँ पर जो है इल्लीगल ट्रैफिकिंग का, किडनैपिंग का, एक्सटॉर्शन का। यहाँ पर जो इशू है, जो पर्टिकुलर इशू है वो आपकी आर्म्स की ट्रेडिंग का है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का है, ये सब इश्यूज है। और ये जो पर्टिकुलर लड़ाई है, ये लड़ाई चल रही है पर्टिकुलर ट्राइब्स के बीच में, और यहाँ पर जो नाम आते हैं वो हैं गारो ट्राइब्स और खासी ट्राइब्स के। अब मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी ज्योग्राफी में कि भाई गारो, खासी और जैंतिया, ये जो हिल्स हैं ये आपके मिलते हैं मेघालय में। मेघालय बहुत सुंदर है, एडोब ऑफ क्लाउड्स भी बोलते हैं इसको हम। लेकिन मेन टेंशन्स के जो रीजंस हैं वो ये मैंने आपको बताई दिए कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल सेटलर्स के बीच की जो लड़ाई है ना, उसकी वजह से यहाँ पर इश्यूज़ हैं, और आइडेंटिटी के इश्यूज़ हैं। आइडेंटिटी के इश्यूज़ हैं कि भाई हमारी आइडेंटिटी ज़्यादा बेटर है, दूसरे की है, हमारी कम हो रही है, वो लोग बढ़ रहे हैं। एंड ग्रोइंग करप्शन, वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर भी, सरकारी लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा करप्शन है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा है, और डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज हो रही है। ये अपने आप में रीज़न है। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएं तो आप इन पॉइंट्स को लिखिए। और यहाँ पर देखिए ये पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी में कैसे इन्फ्लक्स को लेकर के एक गुस्सा है लोगों के अंदर, और लोग हम चाहते क्या हैं? लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट अप्लाई हो। अब स्टूडेंट्स, इनर लाइन परमिट अपने आप में आपका एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। और अब इनर लाइन परमिट होती क्या है जल्दी से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, मेनलैंड इंडिया में रहते हो, वहाँ से आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिसमें अंदर जाना है, घूमने के लिए जाना है, रुकने के लिए जाना है, किसी भी पर्पज़ के लिए जाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन लेनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें इनर लाइन परमिट लगा हुआ है? एक तो मणिपुर है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका आता है त्रिपुरा, और फोर्थ जो स्टूडेंट्स आपका आता है वो है नागालैंड। सिर्फ ये 4 स्टेट्स हैं जिनमें हमने इनर लाइन परमिट लगाया है। मतलब अब ऐसा क्यों है? मतलब हमें अपने देश में कहीं भी जाने की आज़ादी है एज अ सिटीज़न, तो फिर भी परमिशन चाहिए। और ये परमिशन कुछ लोगों को लगता है फॉरेनर्स को चाहिए, नहीं, इंडियंस को भी चाहिए जो दूसरी स्टेट में रह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि त्रिपुरा में आपको विजिट करना है और अरुणाचल में विजिट करना है, तो बॉर्डर पर आपको पहले परमिशन लगेगी। परमिशन आराम से मिल जाएगी अगर आपके कागज़ सही हैं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परमिशन का रीजनिंग ये है कि अंदर जा करके आप उस रीजन में बस ना जाओ, सेटल ना कर जाओ। और गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आपने परमिशन ली है 3 दिन की, आपने परमिशन ली है 5 दिन की, आपने परमिशन ली है 8 दिन की, लेकिन फिर आप वापस ही नहीं आए। तो ऐसा इस तरीके का रूल इनर लाइन परमिट का है। और ये हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। ये ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं वो जाकर के ट्राइबल रीजन्स में जाकर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के चक्कर में सेटल डाउन ना कर जाएं, इसलिए ट्राइबल्स की आइडेंटिटी को, एथनिसिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरीके का रूल अप्लाई किया गया था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कंटिन्यू किया है। और रिसेंटली अब डिमांड्स उठ रही हैं कि मेघालय जो है पर्टिकुलर ये वाली जो स्टेट है, और एक मिजोरम के लिए भी बोला जाता है। तो इनर लाइन परमिट में स्टूडेंट्स कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? सबसे पहली बात तो मणिपुर आती है,
दूसरी आती है अरुणाचल प्रदेश, तीसरी आती है नागालैंड और फोर्थ आती है मिजोरम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनर लाइन परमिट में होता क्या है, होता ये है कि आप जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से क्या मांगते हो, परमिशन मांगते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उस रीजन में विजिट करो, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सरकार क्यों चाहती है कि आपको परमिशन मिले, क्योंकि आप परमिशन लोगे 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, लेकिन अगर आप वापस लौटे ही नहीं तो, और वहां जाके सेटल कर गए तो क्योंकि आप वहां जाके सेटल ना कर जाओ, इसलिए सरकार के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी, इसलिए ये इनर लाइन परमिट होता है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही जो है इंट्रोड्यूस किया इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इसलिए ताकि नॉन ट्राइबल लोग जो हैं, उन नॉन ट्राइबल लोगों को अलग रखा जा सके ट्राइबल लोगों से, क्योंकि ट्राइबल लोग जो हैं वहां पर जाकर के नॉन ट्राइबल्स जाके सेटल डाउन कर जाएंगे तो उनकी जगह चली जाएगी, उनकी एथनिसिटी, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपके ऊपर ये होता है कि आप वहां पर इंडिया के सिटीजन होते हो, आप हो तो इंडिया के सिटीजन, आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सरकार की परमिशन चाहिए होती है। परमिशन आराम से मिल जाती है, आपके डॉक्यूमेंट अगर सही है, लेकिन फिर भी आपको वहां पर परमिशन लोकल गवर्नमेंट की चाहिए। अब ऐसे में फॉरेनर्स के साथ साथ आपको ही परमिशन लगेगी, ये बात याद रखना। तो 2 पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, जो मेघालय और एक त्रिपुरा, इस तरीके की स्टेट्स का ये मानना है कि भाई इनको भी इनर लाइन परमिट की परमिशन मिलनी चाहिए, और उस तरीके की डिमांड्स कुछ उठती रहती हैं, जो कि पर्टिकुलरली मेघालय के रिस्पेक्ट में तो है कि ये डिमांड्स उठती हैं। अब इंसर्जेंट्स ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो एक तो फर्स्ट मिलिटेंट ग्रुप जो बनता है वो है, ये आपको हनी ट्रैप नाम से याद रह जाएगा, हनी ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल 1992 में बनता है, और इसके 2 बाइफर्केशंस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एक हो जाता है गारो डोमिनेटेड अचिक मात्रिक लिबरेशन आर्मी, और दूसरा ये हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ये खासी अलायंस है। तो इसमें भी आप देखिए 2 पर्टिकुलर ट्राइब्स के ग्रुप बन गए। लेकिन आज के सिनेरियो में जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो गारो के लिए आप कह सकते हो कि गारो 2009 में इस तरीके का लिबरेशन आर्मी बनती है, और ये देखिए ये डिमांड करते हैं कि इन्हें प्रॉपर यहाँ पर गारो लैंड मिल जाए। और ये पर्टिकुलर रीजन जो गारो डोमिनेटेड है वो गारो लैंड की डिमांड है, और ये सोवेन गारो लैंड की डिमांड करते हैं वेस्टर्न मेघालय में, और ये अबडक्शन करते हैं, किलिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं। दिस इज एक्टिव। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये एक्टिविटी इनकी है, और ये एक्टिव ग्रुप है अभी करंट सिनेरियो में। बाकी 1995 में ये अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल बनती है। इसका एम है अचिक लैंड बनाना, ठीक है, और इसमें गारो हिल्स के भी कुछ रीजन्स आते हैं, लेकिन अभी इतनी एक्टिव नहीं है। अगर आपको कोई नाम लिख कर आना है एग्जाम में तो आप ये लिख दीजिए, बाकी आप ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका आपस में कंटेंशन रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इजी था, सिंपल था। सिंपल चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, इंसर्जेंसी इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पूरे अरुणाचल में इतना इंसर्जेंसी का इशू नहीं है, यहाँ पर तो इशू कुछ और ही है, चाइनीज एग्रेशन का इशू है। तो ये अपने आप में क्या है, ये एक्सटर्नल थ्रेट है हमारे लिए। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो कैसे कन्फ्लिक्ट में आए इंडिया के अरुणाचल में भी। इनफैक्ट गलवान वैली में पहले आए थे, अरुणाचल में भी इसकी कुछ फोटोग्राफ्स देखी गई हैं, कुछ न्यूज़ आई है। लेकिन जो नीचे के जो ये पर्टिकुलर रीजन है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो रीजन है जहाँ पर तिरप, चांगलांग और ये एक और रीजन है लोंगडिंग, ये जो रीजन है ये ग्रेटर नागालैंड के अंदर आते हैं। तो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है पूरी की पूरी, उसमें ये पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो आते हैं जहां पर ये NSCN IM और अब जो खापलांग है, यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नागालैंड का ही अपना इशू है, जिसके स्पिल ओवर इफेक्ट अरुणाचल के इन लोअर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखे जा रहे हैं, राइट। बाकी इंसर्जेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर अपने कैंप लगाते हैं, ट्रांजिट एरिया की तरह इस जगह को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट लोअर दिबांग का जो रीजन है, यहाँ पर CPI माओइस्ट के जो कैडर्स हैं उनके साथ भी इनका नेक्सस देखा जाता है, NSCN ग्रुप्स का, और यहाँ पर इस रीजन में ये एक्टिव है। प्लस स्टूडेंट ये यहाँ पर फिर वही है, ओपियम की ट्रैफिकिंग करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स है वो फिर यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है नीचे रीजन जो है गोल्डन ट्रायंगल भी आ जाता है, जो ओपियम रिच एरिया है, और उससे वहाँ पर क्या होगा, ओपियम ट्रैफिकिंग होगी। लेकिन एक इशू और है जो अरुणाचल में स्पेसिफिक है, और वो है चकमा और हेजोंग नाम के रिफ्यूजीज़ का।
तो देखिए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस तरीके के रिफ्यूजीज़ की। अब इन रिफ्यूजीज़ के लिए बोला जाता है कि भाई ये बांग्लादेश से ये लुशाई हिल्स में आते हैं रिफ्यूजीज़, और ये अगेन हम 60s की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लुशाई हिल्स जो मिज़ोरम का एरिया है, ये जो पर्टिकुलर मिज़ोरम का एरिया है, यहाँ से इनको क्या किया जाता है, इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट कर करके 3 जगहों पर इन्हें बसाया जाता है। यहाँ पर सुबनसरी, लोहित और तिरप, इन रीजन्स पर इन चकमा और हेजोंग नाम के रिफ्यूजीज़ का रीसेटलमेंट होता है स्टूडेंट्स। और जब ये रीसेटलमेंट होगा तो ये जो आउटसाइडर्स की तरह जाने जाएंगे और फिर लोकल्स के अंदर कंसर्न आ जाएगा, डेमोग्राफी का इशू हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज होने का इशू हो जाएगा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर इनके बीच में एथनिक लड़ाई इस पर्टिकुलर रिफ्यूजी ट्राइब और जो ट्राइबल लोग हैं अरुणाचल के, उनके बीच में देखी जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अरुणाचल के, लेकिन एज सच और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इंसर्जेंसी का। एक तो नागालैंड का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, और दूसरा इस तरीके के रिफ्यूजी ट्राइब्स का। डन। लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिजोरम। मिजोरम बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इंसर्जेंसी का इशू इतना ज़्यादा नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो में स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल विल है उसकी बहुत तारीफ होती है कि पॉलिटिकल विल अगर मिजोरम जैसे लीडर्स जिनका था, अगर ऐसा पॉलिटिकल विल होगा तो इंसर्जेंसी को कर्ब किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी वो है मीज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट, और वो बाद में जाकर के फेमाइन वर्ड हटाती है और मीज़ो नेशनल फ्रंट बन जाती है, जो वायलेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पर ये पुरानी बात है, 60s की 70s की बात है। लेकिन फिर होता क्या है कि 1966 में यहाँ पर जो है ये जो पर्टिकुलर वायलेंट डिस्टर्बेंस जो हो जाती है, और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे आप कहिए कि वायलेंट डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करती है 1966 में इस तरीके के रीजन्स में। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन में यहाँ पर बोला जाता है कि इंदिरा गांधी जी का भी रोल था, और एक लीडर का नाम आता है जैसे प्यू लाल डेंगा। इनकी पॉलिटिकल विल की वजह से और मैच्योरिटी की वजह से इस इशू को टैकल किया जाता है। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि एक तो पहली बात यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, और यहाँ पर ये बोला जाता है कि 1967 में कि एक तो पहली बात जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, आउटलॉ कर रहे हैं। प्लस डिमांड उठती है कि भाई मिज़ोरम को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो येस 1971 में एक यूनियन टेरिटरी जो थी उसको वो अलग से बनाया जाता है, और 86 में तो आपको पता है कि हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम स्टेट भी घोषित कर देती हैं, राइट, स्टेट घोषित कर देते हैं। और एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है लाल डेंगा के बीच में और लीडर्स ऑफ मिज़ो नेशनल फ्रंट। इसमें जो रोल आता है स्टूडेंट्स, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन 3 रीजंस की वजह से बोला जाता है कि यहाँ पर इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। पहला तो राजीव गांधी जी का नाम आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि राजीव गांधी जी जो थे उनकी पॉलिटिकल विल, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की पॉलिटिकल विल, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएम थे, इनका जो डिस्कशन हुआ ग्रुप्स के साथ, एक वो इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव आता है जो मैच्योरिटी ऑफ लीडर्स, जिसमें मैंने आपको नाम बताया लाल डेंगा जी का, और एक दूसरा नाम आता है जो बाद में सीएम भी बनते हैं, लाल थानावाला। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो सीएम होते हैं, ये क्या काम करते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मुझे सीएम नहीं बनना, और यूनिलेटरली ही स्टेप्स डाउन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सीएम, और वो लाल डेंगा जी को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। और ये जो मैच्योरिटी है कि भाई पहले तो वायलेंस कर रहे थे और फिर अब वो जो क्या कर रहे हैं, बैलेट को यूज़ करके इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल होती है। ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी है, ये जनरली देखी नहीं जाती। और जो तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, वो आता है मिज़ो सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी का यहाँ पे रोल होता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को और उनको अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर क्रिएट की जाती है। तो ये 3 कारण आप कह सकते हैं कि भाई मिज़ोरम में क्या है कि इतना बड़ा इशू ये नहीं बनता। और फिर मैंने आपको लास्ट में बता ही दिया है कि इसको स्टेटहुड भी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। डिमांड ऑफ फुल फ्लैज स्टेटहुड जो होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है इनका, ये बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में जो सीएम है, जो जिनका नाम आता है, मतलब इनका नाम पॉलिटिकल पावर में बहुत आता है मिज़ोरम में, दैट इज़ जोरामथंगा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। इनका ये कहा जाता है कि इनका भी विजन है कि अब जो है स्विट्ज़रलैंड, मिज़ोरम को स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट बनाया जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थॉट।
बट देन वी नीड टू सी कि जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर बाकी स्टेट्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं और जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर के साथ जो अलाइनमेंट है और वहाँ जो ओपीएम की ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटॉर्शन किडनैपिंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे सॉर्ट होती हैं। बट मिजोरम इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, जहाँ पर पॉलिटिकल विल अगर हो तो पॉलिटिकल विल से चीज़ें करी जा सकती हैं। इस एग्जाम्पल को आप कोट करिए अपने कंक्लूजन में, त्रिपुरा के एग्जाम्पल को कोट करिए जिसने सक्सेसफुली इंसर्जेंसी को यहाँ पर कर्ब किया। इससे आप बोलिए कि बाकी स्टेट्स में भी जो इंसर्जेंसी के आज के सिनेरियो में इश्यूज हैं उसको टैकल किया जा सकता है। सो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैं आपको दूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्सपा के रिस्पेक्ट में, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करिए कि भाई जैसे कि रिसेंटली क्वेश्चन कैसा आएगा कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्शियली विड्रॉ कर लिया है आफ्सपा को, तो 1958 का ये एक्ट जो है क्या ये ड्रैकोनियन एक्ट है, क्वेश्चन मार्क, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर इसे कंप्लीटली रिपील कर दिया गया तो मतलब आपको बताना है कि आफ्सपा क्यों नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर रिपील कर दिया तो उसके इम्प्लीकेशन क्या है। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी होंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होंगे। ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लिख के देखिए। जब तक आप इन क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, तब ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। वीडियो को देख करके आई होप आपको अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इंसर्जेंसी टॉपिक की हो चुकी है।